नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और महत्वपूर्ण खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। जहां उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, चुनाव आयोग आज ऐलान कर सकता है। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है। चुनाव आयोग की बैठक के बाद बड़ा ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। आज चूंकि इलेक्शन कमीशन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और आज ये आसार भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। एक सीट पर मरवाही पर छत्तीसगढ़ में भी बाई इलेक्शन होना है, उसका भी ऐलान आज हो सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है। इनमें 25 सीटें विधायकों के इस्तीफे देने से खाली हुई हैं, जबकि 3 जो सीटें हैं वो विधायकों के निधन के चलते खाली हुई हैं और कुल 28 सीटों पर आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। और इन 28 सीटों के मद्देनजर आज महत्वपूर्ण बैठक चुनाव आयोग कर रहा है। चर्चा के बाद संभव है कि चुनाव आयोग घोषणा कर दे तारीखों का, उपचुनाव का ऐलान कर दे। तो इसके अलावा न केवल मध्य प्रदेश की 28 सीटें बल्कि छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है, मरवाही सीट पर बाई इलेक्शन होना है, उसका भी ऐलान आज हो सकता है। और इससे पहले जब चुनाव आयोग बैठक कर प्रेस वार्ता करने आया था तब बिहार इलेक्शन का जरूर ऐलान किया गया था। हालांकि तब आशाएं थी कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान करें, लेकिन तब ये साफ किया गया कि 29 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक होगी चुनाव आयोग की, उसके बाद कुछ ऐलान संभव हैं। तो बाई इलेक्शन पर आज ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है चुनाव आयोग की और ऐसा माना जा रहा है कि आज बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। बाई इलेक्शन के मद्देनजर, उपचुनाव के मद्देनजर देखना होगा कि बैठक के बाद चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। हालांकि पूरी संभावनाएं हैं कि आज उपचुनाव का ऐलान हो जाए या तारीखों का, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। चूंकि 28 सीटें रिक्त हैं विधानसभा की, खाली हैं, जहां पर बाई इलेक्शन होना है। तो आपको एक बार फिर बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं जहां पर बाई इलेक्शन होना है। और अभी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अशरफ काजमी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या जानकारी है, क्या अब आज कोई बड़ा ऐलान संभव है? मीटिंग होनी है चुनाव आयोग की। बिल्कुल, आज ये मीटिंग शुरू हो चुकी है उपचुनाव को लेकर। चुनाव आयोग में ये मीटिंग है और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त इस बैठक में शामिल है। तमाम चुनाव आयोग के अधिकारी है वो सब लोग बैठक में मौजूद हैं। जो राज्यों की तरफ से आपत्ति, मुख्य सचिव हों या सीईओ की तरफ से, कुछ राज्यों की तरफ से जो आपत्तियां की गई थी कि चुनाव की तैयारियों में कमी है, हालात इस तरह के नहीं हैं, कोरोना चल रहा है, तो उन सब बातों को लेकर अभी समीक्षा की जा रही है और संभवतः आज बैठक खत्म होने के बाद बड़ा ऐलान किया जा सकता है। उपचुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान किया जा सकता है। सभी पूरे देश में जहां जहां भी उपचुनाव होने हैं, करीब 67 सीटों पर उपचुनाव है, तो उन सब के बारे में आज तारीख को का ऐलान हो जाएगा। खास करके मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर उपचुनाव है, तो यहाँ पर जो सस्पेंस पिछले 5-4 दिन से बना हुआ है, आज वो खत्म हो जाएगा। आज उम्मीद की जा रही है कि लंच के बाद तक ये स्थिति साफ हो जाए और अधिकारी किसी एक निर्णय पे पहुंच सके और एक ये ऐलान कर दें कि चुनाव का जो उपचुनाव है वो किन किन तारीखों में किया जाएगा। क्या एक ही तारीख में पूरे देश के सभी उपचुनाव कराए जाएंगे या चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो एक ही चरण में किए जाएंगे, जिस भी तारीखों में हो। लेकिन एक चीज़ और साफ की गई है कि जो चुनाव नतीजे होंगे वो संभवतः 10 नवंबर ही को होंगे। बिहार विधानसभा का जो चुनाव नतीजे आएंगे उसी दिन उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। प्रशांत।
बिल्कुल रहिएगा अशरफ। अनुराग हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए। अनुराग, महत्वपूर्ण है बाई इलेक्शन का आज हो सकता है ऐलान हो जाए, चूंकि बड़ी बैठक चल रही है चुनाव आयोग की, लेकिन सियासी दलों की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो तैयारियां पहले से जारी हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही काफी पहले ही अपनी तैयारियों को तेज कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ चुनावी दौरे एक तरीके से कर चुके हैं। पूरी लगभग सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। यानी कि मतलब साफ है कि उपचुनाव की तारीखों के इंतजार से पहले ही चुनावी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए तमाम सीटों पर नाम तय करने की कवायद काफी पहले से शुरू कर दी थी। कई जगह पर नेताओं के दौरे भी हो चुके हैं। कई जगह पर जहां पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं है वहां पर अनौपचारिक रूप से उनको हरी झंडी दे दी गई है कि आप वहां पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर काफी पहले से ही सियासी दलों ने चुनाव को लेकर तैयारियां अपनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं और अगर आज ऐलान होता है तो स्वाभाविक है वक्त जिस लिहाज से तो आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन अशरफ, कब तक ये मीटिंग चल सकती है चुनाव आयोग की? दूसरी बात ये भी आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में बाई इलेक्शन हो सकते हैं, चूंकि कोरोना संक्रमण काल है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, तो चूंकि पूरे देश में आप जैसा कि कह रहे हैं कि एक साथ बाई इलेक्शन कराने की तैयारी चुनाव आयोग की है, तो एक ही चरण होगा या फिर विकल्प दूसरे भी हो सकते हैं कि अलग अलग चरणों में, या फिर एक तिथि में मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन करा लिया जाए, किसी दूसरी तिथि में दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ 6-7 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। अशरफ। पर उपचुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होना है, गुजरात में होने हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है। यहाँ पर जैसे बिहार विधानसभा का 3 चरणों में है, उसी तरह से ये जो करीब 66 सीट्स हैं विधानसभा की और 1 लोकसभा की, तो इन पर अलग अलग चरणों में होगा। लेकिन ये संभावना ज्यादा व्यक्त की जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में होगा तो 28 सीटों पे एक साथ ही हो जाएगा। वो तिथि कौन सी होगी उसका फैसला आज संभवतः हो जाए और ये मीटिंग करीब लंच तक चलने की संभावना है, क्योंकि अभी 11:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है। तो उम्मीद की जा रही है करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद स्थिति साफ होगी कि क्या फैसला हुआ, और चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है हो सकता है तभी कर दिया जाए या फिर शाम तक 2-3 घंटे और इंतजार करें और चीजों का जो बैठक में निष्कर्ष लिखे उसकी समीक्षा करें और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी जिसमें तारीखों के बारे में बता दिया जाएगा। प्रशांत। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि आज बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन एक सवाल और भी है अशरफ, चूंकि कोरोना जिसका जिक्र बार बार और हवाला भी दिया जाता रहा और शायद ये वजह थी कि आगे भी खिसक गए बाई इलेक्शन। पिछली जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आशा थी कि उपचुनाव का ऐलान हो जाएगा, खासतौर से मध्य प्रदेश के मद्देनजर। आगे बढ़ाने के पीछे क्या वजह थी? क्या ऐसा भी संभव है कि बाई इलेक्शन कुछ आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई शंका भी है क्या? ये तो बिल्कुल साफ है कि उपचुनाव को टाला नहीं जाएगा। हाँ, जो शंका वाली बात है, जो उनका क्यों उनको रोका गया, उसके बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 25 तारीख को ही साफ कर दिया था कि कुछ राज्यों को आपत्ति है कोरोना, खासकर कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना है और राज्यों में कुछ स्थिति राज्यों के अलग अलग है, कहीं पे कोई स्थिति है। तो समीक्षा बैठक में यही था कि हाँ, आप इन सब स्थितियों से कैसे निपटे। हर राज्य की अलग दिक्कत है, कोरोना सब में एक है, लेकिन वहां पर स्थानीय मुद्दे हैं, अलग दिक्कतें हैं, तो वो सब मुद्दे थे। कुछ राज्यों ने कहा था, इसमें मध्य प्रदेश की यहां स्थिति साफ कर दूं कि मध्य प्रदेश की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी कि हम उपचुनाव नहीं करा सकते।
दूसरे राज्य थे जिन्होंने आपत्ति जताई थी। तो उन्हीं आपत्तियों को समाधान करने के लिए आज ये समीक्षा बैठक हो रही है और उपचुनाव टालने की कोई स्थिति नहीं है। हाँ, बार बार ये जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो ये साफ कर रहे हैं कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव से अलग हो, लेकिन नतीजों की तारीख एक ही होगी। संभवतः 10 नवंबर को ही मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और इसी दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने। तो जितने भी उपचुनाव होंगे उन सब के नतीजे संभवतः 10 नवंबर ही तारीख रखी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। और हालांकि ये जरूर, अगर आज ऐलान होता है बाई इलेक्शन का, उपचुनाव का, तो चुनाव आयोग के सामने उन गाइडलाइंस को फॉलो कराना जरूर चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है और ऐसे में एक कोरोना प्रोटोकॉल भी रहेगा। चुनौतियां सियासी दलों के सामने भी जनसंपर्क की रहेंगी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। अशरफ, आपका भी बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा अशरफ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का रायसेन दौरा, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रचार करेंगे। दशहरा मैदान में आम सभा को संबोधित भी करेंगे कमलनाथ। मंडलम सेक्टर बूथ इकाइयों की बैठक भी लेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो ये आपको बता दें, रायसेन दौरा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर कमलनाथ प्रचार भी करने वाले हैं। दशहरा मैदान में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। मंडलम सेक्टर बूथ इकाइयों की भी बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी यहां पर होगा। तो रायसेन दौरा महत्वपूर्ण दौरा है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। और अगली खबर ग्वालियर से। जयभान सिंह पवैया लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। कल सीबीआई कोर्ट बावरी केस पर फैसला सुनाएगी। बावरी मामले में जयभान सिंह पवैया भी आरोपी हैं। फैसले को लेकर जयभान सिंह पवैया बोले, मैं पूरी तैयारी से जा रहा हूं। जेल के भीतर भेजेंगे तो राम जी का काज होगा, सलाखों के बाहर रहे तो राष्ट्र कार्य करेंगे। मथुरा काशी के भी उद्धार की इच्छा। अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी का मसला उठाने की भी तैयारी एक लिहाज से संकेतों में कह गए जयभान सिंह पवैया। दरअसल सीबीआई कोर्ट बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाली है और इस मामले में, बाबरी मामले में जयभान सिंह पवैया भी आरोपी हैं। से जा रहा हूं, अपना लोटा लंगोटी रामायण जी लेकर। राम जी अगर जेल के भीतर भेजेंगे तो राम जी का काम होगा और अगर सलाखों के बाहर रहे तो राष्ट्र का कार्य करेंगे। जब जीवन में एक बार यही सोच लिया है कि मरूं तो भगवा में लिपट कर जाऊं, तो ये सब बातें छोटी हो जाती हैं। जो राम जी चाहेंगे वो। देखिए, 110 करोड़ हिंदुओं के मन में एक कसक तो बार बार उभर रही है। राम जी के मंदिर का सपना इतने लंबे संघर्ष के बाद पूरा हुआ है, लेकिन 17वीं सदी में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर लाल पत्थर की वो इमारत खड़ी करके औरंगजेब ने, जो हमारे परम ब्रह्म परमात्मा के अवतरण स्थली को कलंकित किया, वो दाग है अभी। काशी विश्वनाथ भगवान पर ज्ञान वापी के नाम से हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए उस समय अपमान हुआ और इसलिए जैसे अयोध्या का राम जी की कृपा से उद्धार हुआ है जन्मभूमि का, हम चाहते हैं कि वो सपना भी हिंदू समाज का पूरा होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय, मेरी व्यक्तिगत तलब है। उधर मुरैना नगरवासियों को अब जल्द ही पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी। 286.57 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना का आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भूमि पूजन किया है और इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े। इस योजना के द्वारा 12 बड़ी बड़ी टंकियां
नगरीय निकाय क्षेत्र में बनेगी और घर घर नल कनेक्शन लगाकर चंबल के शुद्ध जल की सप्लाई की जाएगी। दोबारा से मुख्यमंत्री बने और उनके सामने जब ये विषय लाया कि पहले आपके समय ही इस योजना को पूर्ण रूप देने का संकल्प किया गया था, बाद में इस योजना के साथ अमानत में खयानत हो गई और मुरैना के लोगों के साथ ये न्याय नहीं है, तो शिवराज सिंह जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया और आज वो समय आ गया है जब 287 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से खबर जबलपुर से, जहां बिल्डर और ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई है। निर्माणाधीन मकान में हाई वोल्टेज लाइन से मजदूर का 10 साल का बच्चा झुलस गया। सरकारी अस्पताल में बच्चे को भर्ती करवाकर बिल्डर और ठेकेदार फरार हो गए। बच्चे के झुलसने का वीडियो वायरल हुआ है। करीब 1 माह से गंभीर हालत में चल रहा है और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले में। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बेहद गंभीर लापरवाही का ये मामला है जबलपुर से जो सामने आया है। दरअसल निर्माणाधीन मकान में हाई वोल्टेज लाइन से मजदूर का 10 साल का बच्चा झुलस गया और जब ये पूरा वाकया हुआ इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराकर बिल्डर और ठेकेदार फरार। थाने से पता किया, थाने में अभी इसकी कोई जहाँ पे उपचार हुआ है वहाँ से कोई तहरीर या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन थाने में नहीं थी, लेकिन अभी थाने को निर्देशित किया गया है कि इसके बारे में पता लगाएंगे और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई जो होगी उसमें तत्काल करें। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रतीक, कब का ये मामला है और आखिरकार इसकी जानकारी पुलिस तक भी नहीं पहुंची? कोई शिकायत नहीं कराई गई थी क्या? बेशक कहीं ना कहीं प्रशांत ये एक बड़ा गंभीर मामला है। विचलित करने वाली पहले तो तस्वीरें जिस प्रकार से एक बच्चा तड़प रहा है करंट लगने के बाद, और कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्डर की तरफ से तो की गई, लेकिन सरकारी अस्पताल ने भी जो प्राथमिक सूचना थाने में देनी चाहिए वो तक देना मुनासिब नहीं समझा। तो बेहद गंभीर मामला है। गौरीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा इलाका लगता है जहाँ की घटना बताई जा रही है और करीब 1 माह पुराना ये वीडियो है जो अब जाके वायरल हुआ है और 1 महीने से ही उस बच्चे का इलाज सरकारी मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। अभी भी वो जिंदगी और मौत की जीत कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई लापरवाही पूर्ण जो रवैया अपनाया गया बिल्डर द्वारा, सुरक्षा मापदंडों को पूरा नहीं किया गया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि पुलिस भी अवगत नहीं थी। अब जब वो वीडियो वायरल हुआ है तो एसपी महोदय ने कहा है कि वो इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे चुके हैं और जांच इसमें की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, ये होना चाहिए था। सबसे पहले पुलिस को ही जानकारी दी जानी चाहिए थी ताकि ऐसे लोगों पर एक्शन भी हो सकता। दूसरी बात, इलाज में कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है? क्या कह रहे हैं जो अस्पताल के अधिकारी हैं, अस्पताल से जुड़े लोग हैं? देखिए कहीं ना कहीं मेन लाइन थी जिससे करंट से झुलसा है बच्चा, 10 साल का जो बच्चा है, और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो दिख रहा है कि किस प्रकार से उसके शरीर में आग लगी हुई है और वो तड़प रहा है। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। तो बेशक हालत बेहद गंभीर और चूंकि 1 महीने से इलाज चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं हालत बेहद नाजुक है बच्चे की। चिकित्सक यही प्रयास कर रहे हैं कि उसकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो सके, लेकिन फिलहाल जो है उसका इलाज चिकित्सकीय देखरेख में मेडिकल अस्पताल में जारी है। प्रशांत जी, शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रीवा से। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पास आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक के ऊपर हमला बोल दिया। युवक को मिलकर इन लोगों ने जमकर पीटा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आसपास के लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक चले हंगामे में युवक को काफी चोटें आ गई। युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें रीवा से सामने आई हैं। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पास आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई की, उसके ऊपर हमला बोला और बुरी तरह से जख्मी भी बताया जा रहा है। अब ये युवक, काफी देर तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा। बताया जा रहा है कि युवक जख्मी है, बुरी तरह से घायल हुआ है और अब संजय गांधी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। हालांकि तस्वीरों में स्वाभाविक है कि अगर पुलिस एक्शन लेती है तो कुछ जो आपराधिक किस्म के युवा नजर आ रहे हैं या लोग नजर आ रहे हैं उन पर एक्शन भी हो सकता है, उनकी पहचान भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है
और इस मामले में पुलिस को त्वरित ही कार्रवाई करनी भी चाहिए ताकि ऐसी मानसिकता के लोगों के हौसले पस्त हों। खबर भिंड से। भिंड में 3 दिनों से एक लड़की को फोन नंबर मांगकर परेशान करना एक युवक को भारी पड़ गया। गोल मार्केट सदर बाजार में जब एक बार फिर युवक ने लड़की को परेशान करना शुरू किया तो लड़की ने भी युवक को सबक सिखाने की ठानी। बीच बाजार लड़की ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और भरे बाजार पीटते हुए उसे कोतवाली ले जाकर पुलिस के हवाले भी कर दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। युवक को लड़की को परेशान करना महंगा पड़ गया। लड़की से लगातार फोन नंबर की डिमांड करना महंगा पड़ गया। आखिरकार लड़की ने हिम्मत दिखाकर न केवल पहले युवक की पिटाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया इस युवक को। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल पिछले कई दिन से बताया जा रहा है कि युवक परेशान कर रहा था लड़की को। भिंड का ये मामला है और जब इस लड़की ने हिम्मत दिखाई तो वो कुछ और आसपास मौजूद लोगों ने भी लड़की की मदद की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।